नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द थर्ड। आज हम थर्ड केस के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने दो केसेस बात करे थे जहाँ पर हमें अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया था एट द बाय द गवर्नमेंट कंपनी, बाय द गवर्नमेंट। एंड सेकेंड केस हमने बात करी थी जब हमें फर्निश्ड या अनफर्निश्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया था बाय एनी अदर एम्प्लॉयर, राइट। अब हम बात कर रहे हैं where the accommodation is provided by the company in the hotel, राइट। हमें अकोमोडेशन कहाँ पे प्रोवाइड हो रही है बेटा? इन अ होटल प्रोवाइड हो रही है, चाहे गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा हो चाहे अदर एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा हो। सर इस केस में हमारा वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगा 24% ऑफ द सैलरी और द एक्चुअल होटल चार्जेस, राइट, विच एवर इज द लीस्ट बिकम्स आर परक्विजिट। सर बेसिकली हमें होटल में अकोमोडेशन दिया ही क्यों जाता है इन द फर्स्ट प्लेस? कैन यू टेल अस? कैन यू टेल मी? हाँ जी, हमें होटल में अकोमोडेशन प्रोवाइड ही क्यों किया जाता है इन द फर्स्ट प्लेस? कैन यू टेल मी? नो आइडिया। बेटा सीधी बात है, मेरा वो हो गया, क्या नाम है, आई वॉज बींग ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, ठीक है। अब मुंबई में अचानक से मेरे को घर तो कहीं से प्रकट नहीं हो जाएगा, ज़रूरी थोड़ी ना है कि मेरा रिश्तेदार भी वहाँ पे रहता हूँ, है ना। ऐसी सिचुएशन में कंपनी को अकोमोडेशन तो प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। बेचारा एम्प्लॉई अगर जा रहा है, बेचारा समुंदर किनारे वहाँ पे मरीन ड्राइव पे थोड़ी ना अपनी चारपाई बिछाएगा, राइट। ही विल नीड सम प्लेस टू लिव इन, राइट। तो इसीलिए हमारा जो एम्प्लॉयर होता है हमें अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है, ओके। तो ऐसी सिचुएशन में जब हमें होटल में अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है बेटा, तो ऐसी सिचुएशन में इट इज़ दिस इज़ द अमाउंट ऑफ परक्विजिट दैट इज़ गिवन। सर आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये प्रोविज़न दो केसेस में अप्लाई नहीं होता है बेटा। अगर मेरा स्टे इन द होटल इज़ लेस देन 15 डेज, मैं अगर 15 दिन से कम पीरियड के लिए होटल में रह रहा हूँ, है ना, तो मेरा ये प्रोविज़न अप्लाई नहीं होगा। द सेकेंड सिचुएशन, स्टे इज़ प्रोवाइडेड बिकॉज ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ वन एम्प्लॉई फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर मुझे होटल में इसीलिए रखा जा रहा है क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो भी ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पर किन लोगों को लपेटे में ले लिया? जो बेटा केवल लग्जरी के लिए रहते हैं, कंपनी के बजट पे 20-20, 25-25 दिन मज़े से होटल में रहते हैं, राइट। इन लोगों से हमने यहाँ पर बेसिकली ले लिया, उन लोगों को हमने परक्विजिट के रूप में यहाँ पे चार्ज कर लिया। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई होप इट्स क्लियर। Yes, sir. a small प्रोविजन, नथिंग मच। इससे यूजुअली कोई ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आते। जस्ट ये अगर आरएफए पे अगर कोई थ्योरी क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है ये वाला प्रोविजन भी। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोविजन, नेक्स्ट टाइप ऑफ परक्विजिट्स, दैट इज एनी मॉनेटरी ऑब्लिगेशन। सर मॉनेटरी ऑब्लिगेशन से हमारा कहने का मतलब क्या है? सर कंपनी ने एम्प्लॉई के बिहाफ पर पैसा खर्च किया। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सर एम्प्लॉई के बिहाफ पर कंपनी ने कुछ खर्चा किया, मतलब एम्प्लॉई को हमने डिस्चार्ज कर दिया कि तुम ये खर्चे मत करो, हम कर देते हैं तुम्हारी तरफ से, ठीक है। तो बोलता है एनी मॉनेटरी ऑब्लिगेशन ऑफ एम्प्लॉई इज डिस्चार्ज्ड बाय द एम्प्लॉयर विच अदरवाइज वुड हैव बीन पेएबल बाय द एम्प्लॉई। ये एम्प्लॉई को पेएबल होगा, अगर ये कंपनी खर्चा नहीं करेगी तो एम्प्लॉई को खर्चा करना पड़ेगा, ऐसा खर्चा बोला, ठीक है। तो इसमें हमने क्या क्या इंक्लूड किया बेटा? देख सकते हो, सैलरी टू वॉचमैन, गैस इलेक्ट्रिसिटी बिल, चिल्ड्रन की एजुकेशन एक्सपेंसेस। सर ये तो हमने कुछ अलाउंस में भी पढ़ा था, है ना। सर यहाँ पर बेसिकली चिल्ड्रन की एजुकेशन का खर्चा उठा लिया हमने, हम अब यहाँ पे अलाउंस नहीं पे कर रहे सर, हम यहाँ पे ना उसकी पढ़ाई का खर्चा ही उठा रहे हैं, है ना। होता है ना बेटा, हमारे यहाँ कोई स्टाफ काम कर रहा होता है तो स्टाफ के बेटे को पढ़ाने के लिए हम यूजुअली उसका एक स्कूल फीस को हम पे कर देता है, एम्प्लॉयर पे कर देता है खुद अपनी पॉकेट से। तो वही चीज़ यहाँ पे बेसिकली हो गया। सर अगर कोई मेडिकल एक्सपेंस रीइंबर्स हुआ तो वो भी यहाँ पे परक्यूजिट होगा।
सर अगर मैंने कोई इनकम टैक्स या प्रोफेशनल टैक्स पे किया एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के बिहाफ पर, आई रिपीट माई सेम, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के बिहाफ पर अगर कोई पेमेंट किया तो वो यहाँ पे डिडक्टेबल होगा. सर द वैल्यू ऑफ परक्यूजिट विल बी एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड. सर जो एक्चुअल में खर्चा हुआ वही हमारा यहाँ पे परक्यूजिट होगा. सर हमने बोला, हमने सोचा था कि एम्प्लॉई के बच्चे को पढ़ाएंगे एक अच्छे स्कूल में, उसके लिए 2,000 रुपये का खर्चा लगेगा. हमने सोचा था, हमने करा नहीं. ठीक है, हमने रियल में कोई एक्सपेंस नहीं किया, हमने केवल सोचा कि ऐसा एक खर्चा होने वाला है, लेकिन आई डिड नॉट गो एंड एक्सपेंड इट. मैंने वहाँ पे जाके कोई खर्चा नहीं किया. तो जब मैंने कोई खर्चा नहीं किया तो इट विल नॉट बी अ परक्यूजिट. ओनली व्हेन आई एम मेकिंग एन एक्सपेंडिचर, ओनली व्हेन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज डन, देन ओनली हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर को इंक्लूड करेंगे. आई होप यहाँ तक क्लियर होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. राइट रिद्धि, सिमरन, कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो. राइट. चलिए इसके बाद में अगर आप देखेंगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम. बेटा जल्दी से सोच के बताइए सर, हम अपने एम्प्लॉई के लिए लाइफ इंश्योरेंस क्यों लेंगे? बेटा सीधी सीधी बात है ना, एम्प्लॉई हमारा ह्यूमन रिसोर्स है. अगर एम्प्लॉई नहीं तो कंपनी नहीं, है ना. एम्प्लॉई हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है. अगर एम्प्लॉई के लिए हम लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हैं और एम्प्लॉई के बिहाफ पर कंपनी पे करती है, इसे भी हम टैक्सेबल परक्यूजिट बोलते हैं. सर हाउएवर यहाँ पर एक कंडीशन है, बोल दिया उन्होंने कि सर ये जो एम्प्लॉई है इसके लिए जो टैक्सेबल परक्यूजिट है, हम इसके लिए इसको डिडक्शन भी देंगे अंडर सेक्शन 80C जो हम आगे पढ़ेंगे. सर 80C हमें कुछ ऐसे डिडक्शंस के बारे में बताता है. सर 80C हमें कुछ ऐसी डिडक्शंस के बारे में बताता है जो हमें अंडरटेक करनी पड़ती हैं, जो हम खर्चे करते हैं और हमें इनकम टैक्स एक्ट उन खर्चों पे डिडक्शन प्रोवाइड करता है. आई रिपीट माई सेल्फ, कुछ ऐसे खर्चे जो असेसी ने, मतलब जिस इंसान पे हम टैक्स लगा रहे हैं उस इंसान ने कुछ खर्चे करे, उन खर्चों का डिडक्शन उसे उनकी इनकम से मिल जाएगा सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम बेनिफिट. ओके, सब्जेक्ट टू अ लिमिट. ठीक है, जब हम डिडक्शंस नाम का चैप्टर करेंगे अभी तो आपको और डिटेल में इसके बारे में समझाएंगे, लेकिन अभी के लिए आपको एक ध्यान रखना है, सेक्शन 80 एक डिडक्शंस का सेक्शन है, मतलब इनकम में से कुछ खर्चे माइनस कर देंगे. सर उसमें से एक खर्चा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का है कि एम्प्लॉई को, जो हमारा एम्प्लॉई है उसको हमें लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के नाम का डिडक्शन दे देंगे. सर ये क्या वाहियातपन है, पहले तो आप ऐड करते हो टैक्सेबल परक्यूजिट के रूप में, फिर आप डिडक्शन भी दे देते हो 80C में, है ना. व्हाट नॉनसेंस इज गोइंग ऑन. इनकम टैक्स वाले हमारे साथ क्यों खेल रहे हैं इतना? बेटा सीधी सीधी बात है, इनकम में ऐड करो लेकिन डिडक्शन मिलेगा नहीं मिलेगा वो 80C पे डिपेंड करेगा, उसकी कंडीशंस पे डिपेंड करेगा. ओके, इसीलिए अगर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का अमाउंट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के बिहाफ पे पे किया है तो ये एक टैक्सेबल परक्यूजिट है, सैलरी में ऐड होगा. सर इसका डिडक्शन सैलरी में कहीं नहीं मिलेगा. आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए. कोई प्रॉब्लम जल्दी बता दे अयान. चलिए इसके बाद में फ्रिंज बेनिफिट्स. सर व्हाट डू यू मीन बाय फ्रिंज बेनिफिट्स? एनी आइडिया व्हाट आर फ्रिंज बेनिफिट्स? सो 1 सेकेंड, आप कह रहे थे कि वो लास्ट पॉइंट में कि सैलरी में ऐड नहीं होगा टैक्स. बेटा सैलरी में ऐड होगा, मतलब मेरा पॉइंट ये है कि सैलरी में पहले आप वही अमाउंट ऐड करो, देखो टैक्सेबल परक्यूजिट बनाओ और फिर उसको डिडक्शन के रूप में दे दो. ये क्या वाहियात बनाए, पहले ऐड करो फिर माइनस करो. तो हमें ऐसे हमसे डबल डबल खेल क्यों कर रहे हैं ये लोग, है ना. तो दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर. जस्ट गिव मी अ सेकंड. हेलो, हाँ बोलिए. आई डोंट नो क्यों. तो तुम्हारा कितने बजे का जिम है? हाँ तो चले जाओ, मैं तो ऐसे भी 8 सवा 8 बजे तक डिसाइड करूँगा उधर भी करूँगा.
चलिए ओके, चलिए, आई होप क्लियर है रिद्धि। Yes, sir. ओके, नाउ कमिंग अप टू द फ्रिंज बेनिफिट। सर फ्रिंज बेनिफिट्स मतलब सर कुछ छोटे छोटे फ़ायदे जो हम एम्प्लॉय को देते हैं, जो एम्प्लॉय के हैंड्स पे टैक्सेबल होगा। समझ आया? फिर से बोलूँ सर, छोटे छोटे बेनिफिट्स, स्मॉल बेनिफिट्स और एमिनिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर विच आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़। पहला फ्रिंज बेनिफिट है इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन। मतलब सर इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल लोन, सर इसका मतलब क्या है? सर द वैल्यू ऑफ बेनिफिट, सर मैं या तो एक लोन दूंगा कंसेशन पे या बिना इंटरेस्ट के। तो बेटा हम एम्प्लॉय को फ़ायदा दे रहे हैं ना, एम्प्लॉय को बेनिफिट दे रहे हैं ना, सो दैट्स व्हाट द इंटरेस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट्स व्हाट द बेनिफिट वी आर टॉकिंग अबाउट। तो यहाँ पे लोन देना बेनिफिट नहीं है बेटा, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज द बेनिफिट हियर, इंटरेस्ट यहाँ पे बेनिफिट है ना सर। इंटरेस्ट बेनिफिट कैसे हो गया बेटा? या तो उसे कंसेशनल रेट पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, भाई मार्केट में रेट चल रहा है 12%, तुम्हें 2% पे दे दिया, तो 10% का कंसेशन दे दिया ना तुम्हें, तो वो चीज़। यहाँ सर मार्केट में रेट चल रहा है 12%, तुम्हें फ्री में दे दिया, कुछ इंटरेस्ट मत दे, बस टाइम पे रीपेमेंट कर दियो, है ना। ऐसी चीज़ हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो द वैल्यू ऑफ द बेनिफिट विल बी रिजल्टिंग फ्रॉम द लोन्स मेड अवेलेबल टू द एम्प्लॉई और एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड। सर एनी मेंबर ऑफ हिज हाउस होल्ड मतलब उसका कोई फैमिली मेंबर जिसके जो उस पर डिपेंडेंट है ना। ड्यूरिंग द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर बाय द एम्प्लॉयर any person on his behalf shall be determined as a sum equal to the interest computed at the rate charged per annum by the SBI as on the first day of the relevant previous year in respect of the loan for the same proposed advance। सर मतलब बोला कि SBI का जो भी फर्स्ट डे ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 2021 को SBI का जो भी रेट चल रहा था इंटरेस्ट का, SBI का जो भी लोन का इंटरेस्ट चल रहा था, रेट चल रहा था, सर वही रेट हम यहाँ पे चार्ज करेंगे, सर वही रेट हम चार्ज करेंगे। फिर आपको पता है ना, टाइम टू टाइम बेसिस में SBI या कोई भी बैंक जो है वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को चेंज करती रहती है, रिवाइज करती रहती है। तो इनकम टैक्स एक्ट ने पहले तो एक चीज़ क्लियर कर दी, फॉर द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर हम जो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे वो SBI का रेट चार्ज करेंगे, और वो भी ऑन 1 अप्रैल, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में जो रेट चल रहा होगा। सर दूसरी चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी कि हम ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, हम ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ये जो इंटरेस्ट है ये मंथली बैलेंस पे कैलकुलेट किया जाएगा। सर मंथली बैलेंस पे क्रिएट किया जाएगा, इसका मतलब क्या है? सर हम उस वैल्यू पे कैलकुलेट करेंगे जिस वैल्यू पे जो हमारा मंथली बैलेंस आउटस्टैंडिंग है उस बैलेंस पे हम रिड्यूस करेंगे। मतलब जो जो अमाउंट हम रीपे करते जा रहे हैं उस अमाउंट को हम बार बार माइनस करते जाएंगे, ठीक है। सर ये जो पर्क है ये तभी ट्रीट किया जाएगा इफ़ द अमाउंट ऑफ लोन एडवांस इज अप टू 2000 रुपीज़, मतलब 20,000 रुपीज़ तक के अमाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मतलब इफ़ योर इंटरेस्ट अमाउंट इज मोर देन 20,000 रुपीज़, sorry, if your amount of loan is more than 20,000 rupees, then only the interest will be charged here। सर बोलता है अगर कोई लोन हम मेडिकल पर्पस के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, सर किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, है ना, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सर यहाँ पे एक चीज़ उन्होंने और क्लैरिफाई कर दी कि सर नो एग्जेम्पशन फॉर द अमाउंट दैट हैज़ बीन रीइंबर्स्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी। सर अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ पैसा रीइंबर्स कर दिया तो उस पर हमें एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। सर हमने 3 बातें करी इसमें। पहली बात करी कि अगर लोन दिया 20,000 रुपये तक का, उस पर कोई ब्याज नहीं है। दूसरी बात करी सर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए लोन दिया तो कोई ब्याज नहीं है, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर व्हाट? सर स्पेसिफाइड डिजीजेज, जो स्पेसिफाइड डिजीजेज इनकम टैक्स ने बता रखी है। सर अब आपके एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो क्लियरली बोलेगा स्पेसिफाइड डिजीज है ये,
ओके, आपको ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है कौन सी स्पेसिफाइड डिजीज़ है, ठीक है सर। तीसरी बात हमने कही कि बेटा ये जो मैंने लोन दिया ना, इस लोन के अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ रीइंबर्समेंट दे दिया। सर ये जो मेडिकल ट्रीटमेंट मैंने कराया ना, उस मेडिकल ट्रीटमेंट के अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ रीइंबर्समेंट दे दिया। बेटा अगर इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ रीइंबर्समेंट दे दिया, ऐसी सिचुएशन में हमें इंटरेस्ट का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, राइट। आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको। सिमरन, मेहर, रिद्धि, अयान, राइट। चले सर, यहाँ पे अब हम एक एग्जाम्पल करते हैं, इलास्ट्रेशन करते हैं, दैट इज इलास्ट्रेशन नंबर 4.17। सर अब हम एक इलास्ट्रेशन करते हैं 4.17। आई होप आपने एक बार रीड करा इस क्वेश्चन को। चलिए एक बार साथ में रीड करते हैं। 4.17 इलास्ट्रेशन बोलता है कि एक्स ने एक 5 लाख रुपए का लोन दिया है। सर लोन का अमाउंट 20,000 रुपये से ज़्यादा है, तो मतलब इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। गाड़ी खरीदनी थी इसलिए लोन दिया। सर कब दिया? 1/5/2021 को। सर आर जो है ना, इसका रीपेमेंट कर रहा है 20,000 पर मंथ का, हर महीने 20,000 रुपीज़ पर मंथ एंड में पे कर रहा है। सर दैट मीन्स मुझे अगर लोन मिला था बिगिनिंग में, दैट मीन्स मे, ऑन 31 मई 2021, बेटा मेरा अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा? 5 लाख माइनस 20,000, दैट इज 4,80,000। Similarly, in June 2021, August, September, October, November, December, January, February and March। हम यहाँ तक अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। अब बेटा आप देख सकते हो हर महीने 20,000 माइनस होता जाएगा। दैट मीन्स दिस विल बिकम 460, दिस विल बिकम 440, दिस विल बिकम 420, दिस विल बिकम 4 लाख, so this will become 380, this will become 360, this will become 340, this will become 320, this will become 3 लाख, है ना। एंड लास्टली हमारे पास आएगा 280, राइट। सर हमें करने की ज़रूरत ही क्यों है? सर हमने इसलिए किया क्योंकि हमें बोला था हर महीने के आउटस्टैंडिंग बैलेंस का जो टोटल होगा उसके रेट पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। तो बेटा हमने इसका टोटल किया, हमारे पास इसका टोटल आ रहा है 41,80,000, राइट। अगर आप देखेंगे मैंने 41,80,000 पे कितना मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 10% पर आनम, है ना। और एक महीने का इंटरेस्ट हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे इंटू 1/12, राइट। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारा टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगा, दैट इज़ 34,833। ये हमारा क्या हो जाएगा? टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगा। जल्दी बता दें, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हाँ जी रिद्धि, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। इजी। सर अगर हम यहाँ पे रीपेमेंट एंड की जगह बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ कर रहे होते, इलास्ट्रेशन 4.18, सर हम यहाँ पे पेमेंट जो है वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में पेमेंट कर रहे होते,
तो बेटा 1 मई को अगर लोन लिया तो मई 2021 को मेरा बैलेंस कितना रहेगा सर? 5 लाख ही रहेगा, क्योंकि जो फर्स्ट रीपेमेंट करूँगा, ऐसा थोड़ी ना लोन लेके एक काम करो सर आप 20,000 रुपये वापस ले लो, मुझे नेट में 480 दो, ऐसे थोड़ी ना बोलूँगा बेटा। रीपेमेंट तो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होगा ना अब, तो इसीलिए मेरा अब जो फर्स्ट बैलेंस में चेंज आएगा वो कब से आएगा? 4,80,000 कम फ्रॉम जून। So hence July, August, September, October, November, December, January, February and March। मेरा यहाँ पे इन सब का टोटल कर करके मेरे पास यहाँ पे टोटल अमाउंट आ जाएगा 44 लाख। अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्च का जो लास्ट अमाउंट आएगा वो आएगा 3 लाख। जैसे यहाँ पे 280 आया था, यहाँ पे 3 लाख आएगा, है ना। हेंस मेरे अमाउंट में चेंज आ जाएगा। सर मेरा जो अमाउंट वो निकलेगा टैक्स फ्री टैक्सेबल जो निकलेगा वो निकलेगा 44 लाख का 10% डिवाइडेड बाय 12, दैट विल कम आउट टू बी 36,667। ये हमारा टैक्सेबल प्रोफिट हो जाएगा। जल्दी बताएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऑल्स वेल यहाँ तक? So this would be per month, right? सॉरी This would be for per month. सर, दिस इज गोइंग टू बी द इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ। सॉरी फिर से बोलो। This amount 36,167 is per month. हाँ, मतलब इंटरेस्ट फॉर मतलब हम 1 मंथ का निकाल नहीं, दिस इज गोइंग टू बी द इंटरेस्ट फॉर द होल ईयर, नॉट फॉर 1 मंथ। क्योंकि आपने यहाँ पे देखो बैलेंस पूरे साल का ले लिया ना बेटा, इसलिए हम यहाँ पे 1 मंथ इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं बिकॉज आपने ये बैलेंस फुल ईयर का ले लिया। Okay, sir. Okay. बिकॉज दिस बैलेंस इंक्लूड्स फुल ईयर पेमेंट, है ना, फुल ईयर का अमाउंट, इसीलिए। Yes, sir. Sir, also, all the sections is it allowances? सॉरी फिर से आपकी आवाज़ कट गई एक नंबर थी। Do we have to remember the section number for allowances and No, you don't have to remember the section numbers. I'll be telling you which section numbers you have to remember. all right. I'll be specifically telling you कि ये section number आपको learn करना है, ये section number learn नहीं करना। Okay? Okay. जैसे अभी तक इन सैलरी I haven't told you even a single section number जो आपको learn करना है ना। Yes, sir. चलिए एक बार इलास्ट्रेशन नंबर 4.22 पर आ जाइए। इलास्ट्रेशन नंबर 4.22। मेरा 4.22 इलास्ट्रेशन। बेटा बोलता है व्हाट शैल बी योर आंसर इफ सच लोन इज टेकन इज गिवन फॉर द मैरिज ऑफ आवर्स डॉटर। एज्यूम द रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज बाय SBI इज 13% पर एनम। तो बेटा हम बेसिकली 4.17 में असम्पशन ले रहे हैं कि लोन जो है मैरिज ऑफ द डॉटर के लिए लिया गया है। सर मैरिज ऑफ डॉटर के लिए ले रखा है, ले लो, कोई टेंशन नहीं है। तो हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 41,80,000, उस पर 13% कैलकुलेट कर लेंगे फॉर 1 मंथ। सर ये हमारा टैक्सेबल परक्विजिट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? जल्दी बताएं महर, कोई प्रॉब्लम यहाँ So तक? ये amount कहाँ से बेटा ये हमारा इलास्ट्रेशन 4.17 से लिया, all right. ठीक है ना, वही वाले क्वेश्चन में हम एग्जाम्पशन ले रहे हैं। इलास्ट्रेशन 4.23 देख लीजिए। सर बोलता है व्हाट विल बी योर आंसर अगर ये लोन हमने ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के लिए लिया है और कैंसर एक स्पेसिफाइड डिजीज है,
तो हमारा इस केस में जो परक्यूजिट है वो नील हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि अगर कोई स्पेसिफाइड डिजीज़ के लिए हम लोन ले रहे हैं तो हमारा अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नील रहेगा, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ परक्यूजिट। जल्दी बताएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? No, sir. राइट चलिए इसके बाद 4.24 देखेंगे। सर व्हाट विल बी योर आंसर इफ आर हैज रिकवर्ड अ सम ऑफ 3 लाख फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी ऑन 25/11/2021। बोला बेटा 3 लाख रुपए रिकवर कर लिए। बेटा अगर 3 लाख रुपीज रिकवरेबल है ना, तो हम हर महीने नवंबर से हर महीने हम 3 लाख रुपीज़ पे टैक्स लेंगे, मतलब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। सो 3 लाख माइनस 20,000, दैट मीन्स 2,80,000, 260, 240, 220 एंड 2 लाख, दिसंबर, जन, फेब एंड मार्च। इस पे हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे 12 लाख पे। सर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें 13% दे रखा है, तो 12 लाख पे 13% फॉर 1 मंथ। आप अमाउंट इसमें चार्ज कर लोगे। जल्दी बता दें, 4.24 क्लियर है? Yes, sir. आई होप यहाँ तक परक्यूजिट्स, जल्दी बताएं, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? राइट चलिए अब इसके बाद में हमें यहाँ पे थोड़े बहुत प्रोविजन समझने हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड अ फ्यू प्रोविजंस नाउ। वी हैव टू स्टडी अ फ्यू प्रोविजंस। राइट आज की क्लास थोड़ी सी भारी भरकम होने वाली है, बिकॉज वील बी स्टडिंग अ लॉट ऑफ प्रोविजंस टुडे। ओके बेटा हमें बोला गया कि इफ देयर इज एनी ट्रैवलिंग, टूरिंग और अकोमोडेशन, any other expense paid or borne or reimbursed by the employer for any holiday availed by the employee or any member of his household। मेरा एम्प्लॉई जो है वो ट्रैवल करा, टूर किया, कहीं अकोमोडेशन लिया, एम्प्लॉई ने किया या एम्प्लॉई के किसी फैमिली मेम्बर ने किया, जिसका पेमेंट जो है वो एम्प्लॉयर ने भरा, है ना। तो बोलता है अगर एम्प्लॉई जो है ऑफिशियल टूर पे है तो एक्सपेंसेस जो है वो कंपनी भरेगी, है ना। द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर सो इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर इन कनेक्शन टू सच मेंबर ऑफ द हाउस होल्ड विल बिकम द टैक्सेबल परक्यूजिट। जैसे बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, ए लिमिटेड का एक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई के साथ साथ एम्प्लॉई की वाइफ भी गई ऑफिस वर्क के लिए, तो बेटा जो एक्सपेंसेस ऑफ द वाइफ जो बियर कर रही है कंपनी, वो हमारे लिए यहाँ पे परक्यूजिट हो जाएगी। आई होप आई एम क्लियर। यस महर, रिद्धि क्लियर है? Yes, sir. चलिए अगर आप देखेंगे व्हेन एनी ऑफिशियल टूर इज एक्सटेंडेड फॉर अ वेकेशन, बेटा मैं एक ऑफिस टूर के लिए गया, ऑफिस टूर को ही मैंने वेकेशन में एक्सटेंड कर लिया, तो सर जो वैल्यू जो लिमिटेड थी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर इन रिलेशन टू एक्सटेंडेड पीरियड, है ना, वो हमारे लिए एक्सटेंडेड पीरियड वाला जो खर्चा है उसी को हम यहाँ पर परक्यूजिट कहेंगे। ठीक है बेटा, 2 दिन का ऑफिस टूर था, 3 दिन उन्होंने एक्सटेंड कर लिया, ये जो 3 दिन का खर्चा है ये परक्यूजिट है, 2 दिन का खर्चा ऑफिशियल एक्सपेंस है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? जल्दी बता दें, ऑल इज वेल। सर नेक्स्ट फ्रिंज बेनिफिट द कंपनी कैन गिव इज फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बिवरेज। बेटा चाय पानी दिया, चाय नाश्ता दिया वर्किंग आवर्स में, नो परक्यूजिट। सर फ्री फूड एंड नॉन अल्कोहलिक बिवरेज दिया वर्किंग आवर्स में, नो इंस्टॉलेशन, नो परक्यूजिट। राइट सर कब? जब मैं रिमोट एरिया या फिर ऑफशोर इंस्टॉलेशन के लिए जा रहा हूँ, मतलब एक दूर दराज एरिया में जा रहा हूँ या एक ऑफशोर एरिया में जा रहा हूँ। सर लेकिन फ्री फूड नॉन अल्कोहलिक बिवरेज दिया ऑफिस प्रेमाइस में, है ना। सर
या किसी पेड वाउचर्स के थ्रू दिया, 50 रुपये तक पर मील इज एग्जाम, लेकिन 50 रुपये से ज़्यादा का अगर एक मील का कॉस्ट आ रहा है तो वो हमारे लिए टैक्सेबल होगा। कोई प्रॉब्लम जल्दी बता दें। यस अयान क्लियर है। इसके बाद अगर आप देखेंगे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं गिफ्ट वाउचर की, 5,000 तक एग्जाम, उसके बियॉन्ड टैक्सेबल। सर क्रेडिट कार्ड का खर्चा कंपनी ने उठाया, बेटा सीधी सीधी बात है, ऑफिशियल खर्चा है, नॉट अ परक्यूजिट। नॉन ऑफिशियल खर्चा है टैक्सेबल। सर ऑफिशियल ड्यूटी के लिए किया नॉन टैक्सेबल, पर्सनल खर्चा किया जो एक्चुअल एक्सपेंस था वो हमारा बेनिफिट है। सर कोई क्लब मेंबरशिप कंपनी ने लेके दी है तो जो भी पर्सनल एक्सपेंस होगा वो हमारे लिए बेनिफिट है। सर कोई मूवेबल एसेट है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। सर लैपटॉप या कंप्यूटर मुझे प्रोवाइड किया गया, सर इट इज़ नो टैक्स। सर लैपटॉप और कंप्यूटर के अलावा कुछ प्रोवाइड किया गया तो कोई रेंट चार्ज किया या 10% ऑफ द कॉस्ट विच है वो हमारे केस में यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे बेटा फ़ोटो स्टूडियो ने अपना एक कैमरा जिसकी कॉस्ट 10 लाख रुपए की उसे फोटोग्राफर को पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करने दिया, तो हमने बोला 10 लाख का 10% या अगर कोई रेंट है तो वो विच एवर इज़ जो भी केस एप्लीकेबल है वो हमारे लिए यहाँ पे टैक्सेबल परक्यूजिट हो जाएगा। जल्दी बताया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। Sir, when you say सॉरी what do you mean? सॉरी वंस अगेन दीदी। Could you just scroll up? या Sir, in this, when you say that a laptop or computer is provided, nil. तो मतलब देर इज नो टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल, Okay. नो टैक्स है ना, नो परक्यूजिट वैल्यू। चलिए नेक्स्ट आप देखेंगे, सर मैंने एक एसेट जो है ना ट्रांसफ़र ही कर लिया। सर मतलब ट्रांसफ़र का मतलब क्या हो गया, सर पहले कंपनी ने सर्विस या बेनिफिट के रूप में दिया, अब वो कंपनी ने एसेट जो है एम्प्लॉई को उसका मालिक बना दिया, टाइटल भी ट्रांसफ़र कर दिया। तो सर बोलते हैं कि अगर कंप्यूटर या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम हमें ट्रांसफ़र किया गया तो सर एक्चुअल कॉस्ट में से हम WDV मेथड पे 50% का डेप्रीसिएशन माइनस करेंगे और जो वैल्यू बचेगी उसे हम परक्यूजिट मान लेंगे। ठीक है सर, अगर कोई गाड़ी हमें ट्रांसफ़र करी है तो जो एक्चुअल कॉस्ट है उसमें से 20% डेप्रीसिएशन बाय WDV मेथड। सर अगर कोई और एसेट है तो उस केस में एक्चुअल कॉस्ट माइनस 10% थ्रू SLM मेथड है यहाँ पे। सर WDV लेकिन लास्ट वाले में SLM है, ये ध्यान रखेंगे। सर मतलब इलेक्ट्रॉनिक या कंप्यूटर ट्रांसफ़र किया WDV पे डेप्रीसिएशन लगेगा, सर गाड़ी ट्रांसफ़र करी WDV पे डेप्रीसिएशन लगेगा, लेकिन कोई और एसेट ट्रांसफ़र किया तो SLM पे डेप्रीसिएशन लगेगा। किस पे लगेगा, स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रीसिएशन लगेगा। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑल्स वेल। जल्दी बता दें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ जी यहाँ तक क्लियर है, जल्दी बताएं। Yes, sir. ओके इसके बाद में अगर आप देखेंगे हमारे पास में, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है बेटा, एक हमारा एम्प्लॉई है मिस्टर ए जो एक गाड़ी होंडा मेज यूज़ करता है, कॉस्ट 10 लाख, लैपटॉप 50,000 और एक चेयर 10,000। सर ये कब प्रोवाइड करी गई, 1/4/2019 को। हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर 21-22 को। सर ये तीनों के तीनों चीज़ें जो हैं वो मिस्टर ए को ट्रांसफ़र कर दी, मिस्टर ए को इसका मालिक बना दिया। तो सर कार का जो कॉस्ट है वो हम 20% डेप्रीसिएशन पे माइनस करेंगे WDV। सो 10 लाख माइनस 20% माइनस 20%, वैल्यू आ गई 6,40,000। तो सर ये मेरी वैल्यू ऑफ परक्यूजिट है, द बेनिफिट दैट आई हैव रिसीव। लैपटॉप
कॉस्ट माइनस 50% माइनस 50%, 2 साल का डेप्रीसिएशन माइनस कर दिया। सिमिलरली अदर एसेट्स में हम 10% SLM में माइनस करेंगे, तो इसको हम डिवाइड का 10% लेके सेम अमाउंट माइनस करेंगे तो 8000 हो जाएगा। सर तो टोटल टैक्सेबल परचेज कितनी हो गई? 6,73,000। जल्दी बता दे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? ऑल्स वेल? हाँ जी, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है? जल्दी बता दें। सब कुछ एकदम क्लियर है बेटा? इलास्ट्रेशन 4.30 पर आ जाएंगे प्लीज, पेज नंबर 74। इलास्ट्रेशन 4.30। अगर आप देखेंगे बेटा, क्वेश्चन बोलता है आर इज एम्प्लॉयड विद ABC लिमिटेड ऑन अ मंथली सैलरी ऑफ 25,000 पर मंथ। द कंपनी प्रोवाइड्स हिम विद द फॉलोइंग बेनिफिट्स। तो बेटा आपको यहाँ पे बेसिक सैलरी दे रखी है 25,000 पर मंथ। सर क्या दे दिया? कंपनी ने एक अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दिया, घर दिल्ली में। ओके, अ कंपनी ओन्ड अकोमोडेशन प्रोवाइड किया दिल्ली में। दिल्ली में जल्दी बताइए, दिल्ली में ऑब्वियसली 25 लाख से ज़्यादा लोग रहते हैं, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर क्लियर कट आपका 15% ऑफ सैलरी इंक्लूड हो जाएगा, है ना। तो हमने यहाँ पे बेसिक सैलरी लिया 25,000 इंटू 12, दैट विल कम आउट टू बी 3 लाख। सर अगर आप देखेंगे यहाँ पे अनफर्निश्ड हाउस, कितना होगा? 15% ऑफ सैलरी, जो हो जाएगा 45,000। ठीक है सर, अगर आप देखेंगे कंपनी हैज गिवन अ हाउसिंग लोन ऑफ 5 लाख ऑन विच द इंटरेस्ट इज चार्ज 8% पर एनम। द एंटायर लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। SBI का रेट 12%। तो आप देख सकते हो ना बेटा, यहाँ पे सीधा सीधा कैलकुलेशन कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन लोन सर 5 लाख कब लोन दिया है? सर ऑब्वियसली बिगनिंग ऑफ द ईयर में हम एज्यूम कर लेंगे, क्योंकि हमें डेट मेंशन नहीं है। तो हम 5 लाख इंटू 12 इंटू, अगर आप रेट देखेंगे बेटा 8% हमने रिकवर कर लिया है, तो 12 माइनस 8% इंटू 1/12। तो हम यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 20,000। कोई प्रॉब्लम है? जल्दी बता दें यहाँ तक, इस पॉइंट तक। Sir, I just want to let you know that I'm from a science background. So, like WDV, I don't know what it is. So, if you could just. अच्छा, I'll do that. Okay, I'll do that. Not a problem. Not a problem. नेक्स्ट हमारे पास आया, ही इज अलाउड टू यूज अ वीडियो कैमरा बिलोंगिंग टू द कंपनी। द कंपनी हैड परचेज दिस कैमरा फॉर 60,000, है ना। दिस कैमरा वॉज सोल्ड टू हिम ऑन 1/8/2021 फॉर 30,000। बेटा हमें ये एसेट जो है 30,000 रुपये में मिला। बेटा अगर आप देखोगे, हम यहाँ पे हमने ये एसेट कब खरीदा था? 1/5/2018 को। तो अगर आप देखोगे कैमरा जो है, कैमरे का जो कॉस्ट है वो हमें निकालना पड़ेगा बेटा। अगर आप देखोगे मेरे पास 60,000 का एसेट है, उस एसेट पे मैं 10% डेप्रीसिएशन निकालूंगा। सर 6,000 आएगा। सर मैं 3 साल 2018, 19, 2021 है ना, 3 इयर्स मैंने उस एसेट को यूज़ किया। तो 3 इयर्स का डेप्रीसिएशन इस पर चार्ज करूंगा। सर 3 इयर्स का डेप्रीसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब जो मेरा ओरिजिनल कॉस्ट है उसी पे डेप्रीसिएशन चार्ज करूंगा। तो आप देख सकते हो ना, मेरा डेप्रीसिएशन टोटल में कितना हो गया? 6 + 6 + 6 18,000। सर मेरा डेप्रीसिएशन टोटल कितना हो गया? 18,000। सर 666 कैसे निकला? स्ट्रेट लाइन मेथड कैसे निकला? सर स्ट्रेट लाइन मेथड का मतलब होता है जो भी मेरी ओरिजिनल कॉस्ट है उसी पे मैंने डेप्रीसिएशन चार्ज किया, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड। तो अगर आप देख सकते हो मेरा ओरिजिनल कॉस्ट 60 था,
तीनों साल मैंने 60 पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया 10%, दैट कम्स आउट टू बी 666। तो मेरा डेप्रिसिएशन कितना हो गया 18,000। अगर आप देखोगे मेरा कॉस्ट कितना हो गया 60,000 माइनस 18,000, बेटा जल्दी बताएं 48,000। बेटा मैंने उनसे 30,000 ऑलरेडी रिकवर करा हुआ है, दैट मीन्स 18,000 इज द अमाउंट विच आई शुड चार्ज एज अ परक्विजिट। आई होप मेहर ये क्लियर है। स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन हमने कैसे निकाला? मेहर स्ट्रेट लाइन मेथड क्लियर है? So this method is straight line method. या दिस मेथड इज स्ट्रेट लाइन मेथड, जब हम डेप्रिसिएशन कॉस्ट पे निकालते हैं बेटा, ओके, ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालते हैं, ठीक है, राइट। तो आपको याद होगा एज पर द प्रोविजंस हमने अगर कोई अदर देन कार या कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई आइटम खरीदा है और एसएससी को ट्रांसफ़र किया है, तो ये अदर एसेट की कैटेगरी में आ गया, और अदर एसेट की कैटेगरी में हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं एसएलएम मेथड पे 10%। तो हमने वही यहाँ पे चार्ज किया। क्लियर है? आई होप क्लियर है। सॉरी रिद्धि, ये इंटरेस्ट ऑन लोन -8%। बेटा हमने 12% का एसबीआई का रेट है और 8% उससे चार्ज किया, तो जो हम उससे रिकवर कर चुके हैं वो बेनिफिट थोड़ी ना दिया, हमने उसे बेनिफिट केवल 4% का दिया। सो दैट्स व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड हियर, राइट। सर आई एम स्टिल नॉट। बेटा वंस अगेन मैंने 12% का इंटरेस्ट एसबीआई चार्ज करती है, और बेटा मैंने एम्प्लॉई से 8% रिकवर किया। बोला है ना, मैंने इंटरेस्ट कितना रिकवर किया 8%। तो बेटा मैंने एम्प्लॉय को बेनिफिट कितना दिया? मैंने एम्प्लॉय को बेनिफिट कितना दिया? केवल 4% का बेनिफिट ही तो दिया। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू चार्ज द इंटरेस्ट ऑन, है ना। चलो मूविंग ऑन। आई होप द फर्स्ट, सेकेंड एंड द थर्ड पॉइंट इज क्लियर टू ऑल। मेहर, सिमरन, अयान। तो इंटरेस्ट ऑन लोन में, हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन लोन में इंटू 12 क्यों किया? बेटा क्योंकि आपको याद है हमने मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस निकाला था, हमें बोला गया था ना मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे लोन निकाल लेना है, ओके सर, राइट। तो इसीलिए सर मंथली करना तो डिवाइड सॉरी बाय 12 बेटा डिवाइड बाय 12 तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन हम वो 5 लाख रुपीज़ वो टेबल बना के इतना लंबा प्रोसीजर दिखाते, तो मैंने इसलिए डायरेक्टली इंटू 12 कर लिया, क्योंकि यहाँ पे कोई रीपेमेंट नहीं है ना, इसलिए, राइट। ऑल्स वेल, जल्दी बताएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट। चले मूविंग ऑन टू द फोर्थ पॉइंट। बोलता है कंपनी ने कार परचेज करी थी बेटा ऑन 2018 2,50,000 की। बेटा ये गाड़ी उन्होंने आर को सेल कर दी 80,000 में। कार जो थी वो आर यूज़ नहीं कर रहा था। याद करो हम कार के केस में कौन सा मेथड फॉलो करेंगे? WDV मेथड फॉलो करेंगे। तो सर मुझे यहाँ पे कार की पहले कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। सो बेटा WDV मेथड में हमें क्या करना होता है, हमारा जो कॉस्ट है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करते जाएंगे। तो सर हमारा डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट 20% निकालेंगे, कितना आएगा 50,000। सर 50,000 को आप 250 से माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर आया 2 लाख। फिर 2 लाख पे 20% चार्ज करेंगे, आंसर आया 40,000। अब इस 40,000 को इससे माइनस करेंगे, आंसर आया 160। तो मेरा कॉस्ट जो हो गया वो हो गया 160, राइट। सो मेहर रिमेंबर, जब हम WDV करते हैं तब हम जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं वो ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं करते, बल्कि जो हमारी माइनस करके वैल्यू आ रही है उस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अगर मैं आपको एक सिंपल शॉर्टकट सिखाऊं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने का, तो बेटा आप 2,50,000 कैलकुलेटर पे अमाउंट टाइप कीजिए, ठीक है, और उसमें से -20%, राइट,
2,50,000 माइनस 20% माइनस 20%, तो आपके पास आंसर आ जाएगा देखो 160, जो हमारा कॉस्ट है। लेकिन आप ये प्रोसीजर SLM में नहीं कर सकते हो। SLM में मुझे हमेशा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। ओके यस सर। राइट। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी कॉस्ट 160 है बेटा, मैंने रिकवर कितना कर लिया उससे 80,000, दैट मीन्स मेरे लिए टैक्सेबल अमाउंट कितना है 80,000। सर कंपनी टेलीफोन बिल पे कर रही है, टेलीफोन बिल एग्जेम्प्ट होता है, टेलीफोन बिल एग्जेम्प्ट होता है, तो जो आपका यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा टोटल आप यहाँ पे कर दोगे। आई होप इट्स क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सर इवन इफ द कंपनी, इवन इफ ही ऑप्ट्स और डज नॉट ऑप्ट, द आंसर टू द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, बिकॉज ये सारे जो डिडक्शंस हैं, ये सारे जो टैक्सेबिलिटीज़ हैं, ये सेम है वेदर ही ऑप्ट फॉर 115 BAC और ही डजंट ऑप्ट फॉर 115 BAC। जल्दी बता दे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक? सर ये एग्जाम्प्ट क्यों होगा, समझ नहीं आया। बेटा हमारे को यहाँ पे प्रोविजंस में बता रखा है कि अगर कोई टेलीफोन बिल है तो वो आपका एग्जाम्प्ट होगा। शायद ये मैंने डिस्कस नहीं किया पॉइंट, एक सेकेंड। ये रहा बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ एनी अदर बेनिफिट, ट्रीटमेंट ऑफ एनी अदर बेनिफिट बोलता है एनी अदर बेनिफिट और एम्यूनिटी सर्विस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट। बेटा यहाँ पर बोलता है टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन जो खर्चा एम्प्लॉयर ने बियर किया है ना, वो हमेशा एग्जेम्प्ट होता है। ओके, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस इज अ प्रोविजन। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल्स वेल। जल्दी बता दे रिद्धि, मेहर, सिमरन। यस सर। राइट सिमरन, आई होप इट्स क्लियर। अयान, आई होप इट्स क्लियर। राइट आज हमने बहुत सारे प्रोविजंस पढ़े हैं। आई नो इट्स टू मच टू डाइजेस्ट, राइट। सो आई एम नॉट डूइंग एक और बड़ा परक्यूजिट है, दैट इज अ मोटर कार। ओके, ये मैं आज नहीं करा रहा हूँ, ये मैं कल कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये एक बड़ा प्रोविजन है तो आई नो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसीलिए ये मैं कल कराऊंगा। और कल हम मोटर कार कंप्लीट कर देंगे, हमारा परक्यूजिट फिनिश हो जाएगा, एंड देन वील मूव ऑन टू रिटायरमेंट बेनिफिट्स, राइट, द सेकेंड लास्ट पोर्शन ऑफ द चैप्टर।